वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 1 जुलाई 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में हैं वो आरबीआई के सुपरविज़न के सीधे सीधे कंट्रोल में आते हैं, मतलब डायरेक्ट सुपरविज़न में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसके मेंबर उसके कस्टमर और ओनर दोनों होते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो बात करते हैं। अगर आप सिर्फ कोऑपरेटिव का मतलब जानते हैं तो आप बहुत आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव कोऑपरेशन से निकला है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर एक बैंक स्टैब्लिश करते हैं और सभी उसके ओनर होते हैं जो उसके कस्टमर भी होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आसानी से करेक्ट आपको मिल जाएगा। पहले स्टेटमेंट में आपको ज़रूर दुविधा हो सकती है कि कोऑपरेशन से बना हुआ एक बैंक क्या आरबीआई के सीधे सीधे सुपरविजन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स में इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी हाल ही में आरबीआई ने इसे डायरेक्ट सुपरविजन में ले लिया है, इसके पहले तक ऐसा नहीं था, वो आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं हुआ करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आरबीआई के सीधे सीधे सुपरविजन में आ जाएंगे। दैट्स वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कई सारे इंस्टेंसेस अभी देखने को मिले हैं फ्रॉड के या फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के, जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक में जो हुआ। इसके बाद जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, देखिए इसके पहले तक जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो डुअल रेगुलेशन में आते थे, उनको आरबीआई भी रेगुलेट करती थी और लार्जली वो रेगुलेट होते थे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से। आरबीआई के पास यह अधिकार नहीं था कि वो किसी स्कीम को कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इन्फोर्स करें या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का रिकंस्ट्रक्शन कर पाएं। काफ़ी लिमिटेशन थी आरबीआई के लिए, लेकिन अब ये लिमिटेशंस हटा दी गई हैं और अब सीधे सीधे आरबीआई इन कोऑपरेटिव्स को हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। कुछ बातें कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं जो अपने मेंबर्स से बिलोंग करती हैं, जो कि उसके ओनर भी होते हैं और कस्टमर भी होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के माध्यम से इन्हें बनाया जाता है। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए जाते हैं इनके मेंबर्स के माध्यम से, और सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। जो भी फ़ायदा आता है उसमें कुछ रिजर्व रख लिया जाता है और बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है। आपसे पूछा गया है कौन रिलीज़ करता है। एक तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनेक्टेड। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है सही जवाब। सोच लीजिए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। अगर आपको इस प्रश्न के बारे में पता है तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आईएमएफ ये रिपोर्ट साल में 2 बार पब्लिश करती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एसेस किया जाए। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट को अभी काफ़ी ड्रॉप कर दिया गया है। अप्रैल में ये फोरकास्ट हुई थी उसमें 1.9% की जो ग्रोथ है वो इंडिया के लिए एक्सपेक्ट की गई थी, जिसे हिस्टोरिक लो बताया गया। यद्यपि ये भी कहा गया कि इंडिया बाउंस बैक करेगा 2022 में। देखिए इसके पहले 6.4% का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन बाउंस बैक जब करेगा 2022 में तो उम्मीद है कि 6% की ग्रोथ इंडिया अवेल करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको कुछ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दिए गए हैं और उनकी कंट्री आपको मैच करके बताना है कौन किसका है। बैडू चाइना, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम साउथ कोरिया, गैलीलियो रशिया। बताइए कौन सा सही मैच्ड है और कौन सा नहीं है। सोचिए। देखिए अगर आपने जवाब सोच लिया है तो बात करते हैं। बैडू थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है और चाइना हो सकता है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको आइडिया लग भी जाएगा, ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है भी। गैलीलियो, देखिए गैलीलियो आपको एक इंग्लिश नाम लगेगा और पूरी संभावना है कि ये रशिया का तो नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप इस लिहाज से ये एलिमिनेट करेंगे तो आपको ये दोनों तो एलिमिनेट करने ही पड़ जाएंगे। अब आपके पास एक विकल्प होगा कि ये दूसरा वाला सही है या नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो सही जवाब है वो है 1 ओनली। यहाँ पर ये 2 के दोनों ही इनकरेक्टली मैच्ड हैं। तो इनका करेक्ट मैच क्या है आप समझ सकते हैं कि क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जो है वो जापान का है, ना कि साउथ कोरिया का। और रशिया की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो रशिया का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसे ग्लोनास कहा जाता है। जो गैलीलियो है वो यूरोपियन यूनियन का है। इंडिया का इरनस है और चाइना का बैडू। इंडिया का जो है दैट इज़ IRNSS।
जो कि 15 किलोमीटर की रेंज जो है वो कवर करता है। ठीक है, जो बैडू है उसमें 35 सैटेलाइट्स हैं जो कि पूरे ग्लोब को कवरेज देता है। अगला क्वेश्चन स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट के बारे में है। ये प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछा गया है। एक ऑप्शन तो फॉर श्योर है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो है, इसके साथ कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। इन्फोसिस, गूगल, अमेजॉन या फिर IBM। बताइए, आपने अगर इसे न्यूज़ में पढ़ा है तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBM। देखिए ये है क्या, एक्चुअली में एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाके डिजिटल लर्निंग ले सकता है, डिजिटलाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स या फिर सिक्योरिटी के बारे में जो स्किल होती है उसे भी वो अवेल कर सकते हैं, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। कोई भी इंडिविजुअल, जॉब सीकर, एंटरप्रेन्योर, ये सभी लोग जाके वहाँ से सीख सकते हैं। बाकी पर्सनलाइज्ड कोचिंग भी दी जाएगी किसी भी एंटरप्रेन्योर को, अगर वो एडवाइस चाहते हैं, अपना कोई सेटअप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, आपसे ये पूछा गया है कि इसका एम क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए इसे तैयार किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इसके माध्यम से हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस तैयार करेंगे जिसमें पेस्टिसाइड नहीं होगा, पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री होगा। ये कंज्यूमर्स की जो हेल्थ है उसे इंप्रूव करेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे पैसे की बचत होगी, सेल्फ रिलायंस आएगी और पोल्यूशन भी कम होगा। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि फार्मर्स को मोटिवेट करेगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें इनपुट प्रोडक्शन के लिए। जैसे अगर वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो काऊ डंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर जो और ग्रीन मिन्योर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए, वैसे तो आपको तीन के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे होंगे, लग रहा होगा कि तीनों में ही जनरल बातें हैं तो तीनों ही सही होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्चुअली में यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोलर एनर्जी का जिक्र नहीं किया गया है। जो सही जवाब है दैट विल बी सी, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। ये जो प्रोग्राम है ये मेजरली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो लिया गया था उसी का एलेबोरेटेड कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का ये एक प्लान है जहां पर पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बिना प्रोड्यूस तैयार किया जाएगा, फार्मर्स की इनकम इससे बढ़ेगी और वो नेचुरल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके प्रोडक्शन को बेहतर करेंगे। अगला क्वेश्चन वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि इसे किसने ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लाइक फिक्की, आई मीन फिक्की, नॉट लाइक, इट्स फिक्की। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और चौथा अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो बताइए, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा है तो आप इसे गेस कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। फिक्की ने ही इसे ऑर्गेनाइज किया था। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2020, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया फिक्की के द्वारा। इनॉग्रेट मिनिस्ट्री ने किया लेकिन ऑर्गेनाइज फिक्की ने किया। उद्देश्य यह है कि हेल्थ और हाइजीन पर वर्क किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर काम किया जा रहा है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स का हमें बेहतर करना है ताकि हेल्थ और हाइजीन सेक्टर को बेहतर किया जा सके। 5 दिन का इवेंट था। मेडिकल डिवाइसेस, वेंटिलेटर, हेल्थ इंफ्रा पर बात की गई, आयुष के बेनिफिट्स पर भी चर्चा की गई और मेडिकल, टेक्सटाइल और जो भी कंज्यूमेबल्स हैं उन पर भी चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन बायोगैस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये गैसेस का मिक्सचर है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स के ब्रेकडाउन से निकलते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि बायोगैस में प्राइमरली नाइट्रोजन होता है और कुछ छोटा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का भी होता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। बायोगैस के बारे में अगर आपको बिल्कुल फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गेस इट करेक्ट कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं या फिर काऊ डंग है उसके माध्यम से बायोगैस तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, प्राइमरी नाइट्रोजन होगा, बट ऐसा नहीं है। बायोगैस में लार्जली आपको मीथेन मिलेगा और यहाँ पर तो मीथेन की चर्चा भी नहीं की गई है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बायोगैस में प्राइमरली मीथेन होता है, उसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मॉइस्चर, ये सब भी स्मॉल अमाउंट में होते हैं। लार्जली एक्चुअली में दोनों होते हैं, मतलब मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी कंप्रेस्ड बायोगैस को
यूनियन गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रख दिया है, इसका मतलब अब इस सेक्टर में लोन मिलना आसान होगा। बायोगैस ऑर्गेनिक मैटर्स के ब्रेकडाउन से तैयार होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट हो, मैन्योर, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, सीवेज, ग्रीन वेस्ट या फिर फूड वेस्ट, इनसे आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि क्लीन भी है। बायोगैस डाइजेशन नॉन पॉल्यूटिंग होता है। मीथेन का जो इसमें कंटेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 95% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में है, ये न्यूज़ में रहे। पहला स्टेटमेंट ये है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा जी की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई के तहत सर्व किया। और जब इनसे दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जब इनसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनने के लिए कहा गया था तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। नीदर वन नॉर टू विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में थे, ना कि गुलजारी लाल नंदा जी की कैबिनेट में। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जब उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था। उन्होंने बोला था कि 2 फ्लैग्स इन 1 कंट्री, 2 लेजिस्लेशंस इन 1 कंट्री, 2 हेड्स इन 1 कंट्री, अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये ऑल इंडिया हिंदू महासभा, महाबोधि सोसाइटी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर भी रहे और बंगाल प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री सहारा डेजर्ट का पार्ट नहीं है। मैपिंग के पार्ट पे हम आ गए हैं। लीबिया, मोरक्को, इथियोपिया और सूडान आपके ऑप्शंस हैं। बताइए, सहारा डेजर्ट फैला हुआ है पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, कौन सा देश उसके एम्बिट में नहीं आएगा। अगर आपने मैप देखा है यू कैन हैव अ गेस इजीली। सही जवाब इथियोपिया है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये सहारा डेजर्ट है। यहाँ पर देखिए ये सारे देश आपको मिल रहे हैं, जबकि अगर आप इथियोपिया की लोकेशन देखेंगे तो वो आपको यहाँ मिलेगी जो कि सहारा डेजर्ट के एम्बिट के बाहर है। सो इथियोपिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नामीब डेजर्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि नामीब डेजर्ट एक लार्ज सेमी एरिड सैंडी डेजर्ट है जो कि बोत्सवाना, नामीबिया के कुछ हिस्से और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा ये है कि बुशमैन एक मेजर ट्राइब है जो कि लार्जली नामीब डेजर्ट में रहती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, अगर आपने जवाब सोच लिया है तो हम बात करते हैं। अगर आपने नामीब डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नामीब डेजर्ट अपना नाम कंट्री नामीबिया से डिराइव करता है और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ नामीबिया की बात की गई है, मतलब नामीबिया के कुछ हिस्से। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि अगर इसका नाम नामीबिया से डिराइव हुआ है तो इसका बड़ा हिस्सा नामीबिया में होगा, ना कि पार्ट्स ऑफ। ठीक है, प्लस नामीब डेजर्ट की लोकेशन अगर आप गेस कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो वो साउथ अफ्रीका में तो एक्सटेंड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बुशमैन की बात करें तो बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में पाई जाने वाली एक ट्राइब है, ना कि नामीब डेजर्ट में। वो लार्जली आपको कालाहारी डेजर्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जो कि बहुत बढ़िया सी कॉमेडी मूवी है हॉलीवुड की, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। उसके 2 पार्ट्स हैं, बढ़िया मूवी है। तो बुशमैन ट्राइब पर ही बनाई गई है। तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, नीदर वन नॉर टू। लोकेशन देखिए नामीब डेजर्ट की। नामीब डेजर्ट आपको लार्जली नामीबिया में मिलेगा और थोड़ा सा हिस्सा आपको अंगोला में भी मिलेगा। जबकि यहाँ पर आप जो देखेंगे कालाहारी डेजर्ट, तो जो कालाहारी डेजर्ट है वो नामीबिया के थोड़े से हिस्से में है, ये बोत्सवाना में है और अफ्रीका में है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में कालाहारी डेजर्ट का डिस्क्रिप्शन है और दूसरा भी कालाहारी का ही डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो आंसर है ये आपको समझ में आ गया। कुछ कोर्सेस ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड प्रिलिम्स प्रोग्राम, जहां पर आपको टारगेटेड वे में प्रिपेयर करवाया जाएगा। पीएसआईआर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। आप ओनली आईएएस के एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कल के मैपिंग के पार्ट में आपको प्लेटूज तैयार करने हैं। अफ्रीका के जो भी प्लेटूज हैं आप उनको रेडी रखें, उनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।